नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जतिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम में इनके क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। और आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी वीडियोस क्रिएट करूंगा क्वेश्चन से रिलेटेड उनमें से कुछ परसेंट क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नुआखाई इज द फेस्टिवल celebrated in which state? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी असम। तो जो हमारा क्वेश्चन है नुआखाई इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो नुआखाई जो हमारा त्योहार है वो इन चारों राज्यों में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर है जो नुआखाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा के अंदर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बी। ओडिशा के अंदर हम किस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, नुआखाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है होजागिरी इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यानी कि होजागिरी जो फेस्टिवल है, यानी होजागिरी जो हमारा त्योहार है वो कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए केरला में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी मिजोरम में या ऑप्शन डी असम में। त्रिपुरा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है होजागिरी इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो होजागिरी हमारा फेस्टिवल, इससे पहला जो हमारा फेस्टिवल था वो था नुआखाई जिसको हम ओडिशा में सेलिब्रेट कर रहे थे। और जो हमारा होजागिरी है इसको कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं त्रिपुरा के अंदर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है त्रिपुरा, जहाँ पे होजागिरी फेस्टिवल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जो राइट आंसर वो है त्रिपुरा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है when zinc reacts with sulfuric acid, then which gas is liberated? Then which gas is liberated? A oxygen, B hydrogen, C argon या D नाइट्रोजन। तो हमारा क्वेश्चन है when zinc reacts with sulfuric acid then which gas is liberated, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हम जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इन चारों में से कौन सी गैस का
लिबरेशन होगा या इनमें से कौन सी गैस बाहर निकल के आएगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करते हैं। जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो तो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। और जो आपका ये जो सल्फेट ग्रुप है ये किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा हमारा जिंक के साथ आगे, यानी कि जिंक हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन या फिर कह लीजिए हमारे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस कंडीशन में कौन सी गैस लिबरेट हुई, कौन सी गैस हमारी बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन था हमारा व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि Zn की जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उस कंडीशन में कौन सी गैस लिबरेट होगी या कौन सी गैस बाहर निकलेगी। तो जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ZnSO4 यानी कि सल्फेट ग्रुप किसके साथ चला गया, जिंक के साथ चला गया, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई हमारी, लिबरेट हो गई, बाहर निकल गई। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है which is the name of this compound, which is the name of this compound। और हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 COOH। इसमें पूछा गया है कि जो आपका ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 COOH, इसका जो IUPAC नेम है या कह लीजिए जो कॉमन नेम जो होता है वो इसका कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, ए प्रोपेनोइक एसिड, बी एथेनोइक एसिड, सी ब्यूटारिक एसिड, ये ऑप्शन डी मेथेनोइक एसिड। तो व्हाट इज द व्हिच इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड या व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड कह सकते हो आप, CH3 CH2 CH2 COH। तो आपने केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, इन 10 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा जिनमें कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं। मैथ में 1 होता है, एथ में 2, ऐसे ही प्रोप में 3, ब्यूट में 4, ऐसे पेंट में 5। तो जो प्रोप है, प्रोप में हमारे कितने ऑक्सीजन शामिल होते हैं, 3। इसमें कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, यानी कि ये जो हमारा आंसर है ये गलत है। उसके बाद जो दूसरा है एथ, एथ में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 4, इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद ब्यूट, ब्यूट में कितने होते हैं, 4, और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, और जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ब्यूटारिक एसिड। और ऐसे मैथ, मैथ में कितने परसेंट होते हैं, 1, तो हमारा ये भी आंसर गलत है। जो हमारा राइट आंसर है वो है ब्यूटारिक एसिड। हमसे पूछा गया था कि इस कंपाउंड का नाम बताइए, हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और मेथेनोइक एसिड। अब 1 2 3 और 4, यानी कि 4 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट थे। प्रोपेनोइक में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एथेनोइक में 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मेथेनोइक में 1 कार्बन प्रेजेंट होता है, और ब्यूटारिक में 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ब्यूटेन में यानी कि 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे 4 कार्बन हमारे प्रेजेंट है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ब्यूटारिक एसिड। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड का चिन्ह बताइए कि गोल्ड का चिन्ह कौन सा है इन चार ऑप्शनों में से। ए ऑप्शन है हमारा AG, बी ऑप्शन है हमारा AU, सी ऑप्शन है हमारा MG और फोर्थ ऑप्शन है हमारा AL। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो गोल्ड है उसका सिंबल कौन सा है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है AU। गोल्ड को कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है, AU से डिनोट किया जाता है। AG किसका सिंबल है, सिल्वर का। ऐसे ही MG किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का। और ऐसे AL एल्यूमिनियम का। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड का सिंबल इन चारों में से बताइए कि कौन सा होता है। तो आप जानते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो गोल्ड का जो सिंबल है वो होता है AU, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है B AU। फिर बात करते हैं AG किसका सिंबल होता है, सिल्वर का। ऐसे बात करते हैं MG किसका होता है, मैग्नीशियम का। और AL किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है AU, यानी कि AU किसका सिंबल है, गोल्ड का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंद स्वराज बुक रिटन बाय विच ऑफ देम। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो जो हिंद स्वराज जो हमारी पुस्तक है या हमारी कह लीजिए बुक है वो इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिखी गई थी। तो जो हमारा राइट आंसर है हिंदू स्वराज जो बुक है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। और एक दूसरी बुक और है जो इनके द्वारा लिखी गई थी, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो जवाहरलाल नेहरू जी है इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, इनके द्वारा लिखी गई थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सी लिखी गई थी, द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन। और महात्मा गांधी मैंने बताया आपको, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इनके द्वारा कौन सी दूसरी बुक लिखी गई थी। चलिए मैं बताता हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और जो हमारे भगत सिंह जी थे उनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी, भगत सिंह के द्वारा लिखी जाने वाली बुक का नाम है वाई आई
एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों। तो हमारा क्वेश्चन था हिंद स्वराज जो बुक है वो इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी, और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखी गई थी, और जो हमारी हिंद स्वराज है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इनके द्वारा एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और जो भगत सिंह जी हैं उनके द्वारा लिखी गई थी वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग इमरजेंसी which article is not suspended? During emergency which article is not suspended? Option A Article 20, option B Article 21, option C Article 19, and option D both A and B। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल सा आंसर पूछा गया है, और वो आंसर इन चार ऑप्शन में से शामिल है, ये तो आपको पता है और मुझे पता है। तो बात करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी विच आर्टिकल इज नॉट सस्पेंडेड, यानी कि इमरजेंसी के द्वारा, आपातकालीन के द्वारा, या जब हमारी आपातकालीन स्थितियां होती हैं, जब राष्ट्रपति शासन लगता है या वित्तीय आपात हमारे देश में लागू होता है, तो सभी आर्टिकल्स के अंदर किन आर्टिकल्स में से या कौन से आर्टिकल में से, इन चारों में से किस आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, यानी कि आर्टिकल 20 और 21। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी इमरजेंसी लगती है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी विच आर्टिकल इज नॉट सस्पेंडेड, यानी कि इमरजेंसी के द्वारा 395 जो हमारे आर्टिकल्स हैं, 395 जो आर्टिकल्स हैं, उनमें से 2 ही आर्टिकल ऐसे हैं जो इमरजेंसी के द्वारा सस्पेंड नहीं किए जा सकते। और वो कौन कौन से? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो हमारा राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। आई बात समझ? तो ये थे हमारे क्वेश्चंस कुछ जो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश की, और मैंने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया आपको समझाने का, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आने लगी होंगी कई चीज़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शुरू में मैंने बोला था वीडियो के, और अब लास्ट में बोल रहा हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा क्वेश्चंस की, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिलेबस आप कितना भी पढ़ लीजिए या फिर कितने ही आप कॉन्सेप्ट्स को याद कर लीजिए, वहाँ पे एग्जाम हॉल में या फिर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं और ना ही आपका सिलेबस पूछा जाता है। वहाँ पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस, और कुछ इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, कुछ नहीं, पूरा ये फॉर्मेट होता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक राइट आंसर आपको सही करके आना होता है। तो मेन जब आप जंग में उतरते हो तो आप मेन हथियारों से युद्ध लड़ते हो, तो आप हथियार साथ लेके चलते हो, तो ये अपने हथियार है। जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलोगे तो जो आपका एग्जाम है
XYZ कोई भी एग्जाम आपका, चाहे SSC का एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम है, चाहे वो बैंक का एग्जाम है, और चाहे वो डिफेंस का एग्जाम है, तो आपको आसानी हो जाती है उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। जैसे आप छोटी क्लासों में थे, जैसे 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, और 11th 12th तो बड़ी हो जाएंगी, सीनियर हो जाएंगी, 10th तक जो जब थे आप, तो वहाँ पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते थे वो आप रेगुलरली, जो आपके टीचर्स होते थे वो कहते रहते थे कि जो एक्सरसाइज होती हैं जितने भी चैप्टर्स की, वो साथ साथ करते रहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आपने बहुत किए होंगे। तो बस कुछ इसी प्रकार से जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शंस उसके अंदर दिए जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से उनके अंदर आंसर्स करने पड़ते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन क्वेश्चनों से, और जो मैंने आपको बताया अभी तो नहीं मिली होगी, जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तब आप रियलाइज करोगे कि हाँ, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उनमें से कुछ क्वेश्चंस, ये नहीं कह रहा कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जितनी भी वीडियोस में पढ़ाऊंगा, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको जो के त्यों यानी कि सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, यानी कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवाए तो उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम हॉल में आपके पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपके सामने अगली वीडियो जल्दी लेकर सामने आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।